बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ खबरें लाहौर से। आज भी सारा दिन आला अदालतों में, मातहत अदालतों में जो सबसे ज़्यादा मुकदमात सुने गए वो थे इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे जुड़े हुए सहाफ़ी, उनके मुकदमात थे। और लगता यह है कि वफाकी हुकूमत जो 14 जमाती इत्तेहाद है, रजीम चेंज के नतीजे में जो आया, वो उसका सिर्फ एक ही टारगेट है और एक ही हदफ है, और वह है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनको जो काउंटर नैरेटिव बयान करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनका कलाकमा किया जाए, उनको नेस्तो नाबूद किया जाए। इसके अलावा उनकी कोई और प्रायोरिटी नहीं है, कोई और तरजीह नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल उनकी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना उनकी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल, पाकिस्तान को आइनी बहरान से, सियासी बहरान से, मुआशी बहरान से, सिक्योरिटी के बहरान से निकालना, ये 14 जमाती इत्तेहाद की तरजीह हरगिज 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 नहीं है। और ये बात पूरे 11.5 महीने हो गए हैं, ये साबित हो चुकी है और उन्होंने अपने अमल से साबित कर दी है रजीम चेंज ने। और इस वक्त ये सारी की सारी जो रजीम चेंज है, 14 जमाती इत्तेहाद है, ये लाइबिलिटी बन गया है। लाइबिलिटी किसकी बना है? लाइबिलिटी बन गया है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, मिलिट्री लीडरशिप की। अब ये उनकी लाइबिलिटी बन चुका है, उनके लिए वबाल जान बन चुका है। और अब ये सब बैसाखियां, वो कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी, अब ये 14 जमाती इत्तेहाद और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज पेश है। वो ये कहती है कि हमें, और खासतौर पर मरियम साहिबा, अब वो आंखें दिखाना शुरू हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं दोबारा से। मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को मरियम साहिबा ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और वही टोन इस्तेमाल करना शुरू कर दी है जो कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब के बारे में इस्तेमाल की। वही अब टोन आ रही है मौजूदा फौजी क़यादत के बारे में, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है उसकी रीज़न क्या है? आने वाले दिनों में आप इसमें मजीद शिद्दत भी देखेंगे, हिद्दत भी देखेंगे, गुस्सा भी देखेंगे। उसकी वजह यह है कि मरियम साहिबा का ख्याल है, मरियम साहिबा की ख्वाहिश है और नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि हमने आप पे एहसान कर दिया, हमने आपको इख्तियार दे दिया, अब आप हमें इख्तियार हमारे हवाले करें। ये इख्तियार आपको इसलिए दिया है कि आप हमें इख्तियार हमारे हवाले करें। अब उसमें ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके, दुनिया बदल चुकी, ज़माना बदल चुका, पाकिस्तान के अवाम का मूड बिल्कुल यकसर दूसरा है। वो इनको एक लम्हे के लिए भी देखना पसंद नहीं करते, और जब वो एक लम्हे के लिए देखना नहीं पसंद करते तो जनाब वो कहते हैं कि फिर किस लिए हम आपके लिए अपने आप को भी ख़राब करें। तो ये पब्लिक प्रेशर जो है वो ये रोके हुए है। पब्लिक प्रेशर और जितने भी सर्वेज हुए हैं वो रोक रहे हैं कि जनाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी को बुरे कार लें, ये नहीं हो सकता। अब बीबी बड़े परेशान हैं जी, और मरीम साहब बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी के आलम में वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी हैं कि अब वो चीज़ें पहुँच गई हैं और कुछ गुफ्तगुएँ पहुँच गई हैं, और वो गुफ्तगुएँ फ्रस्ट्रेशन में की गई और स्ट्रेस में की गई। जिस तरीके से भी की गई वो कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं थी। इसलिए अब थोड़ा सा अब दोबारा से वो नैरेटिव, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लाने की कोशिश की जाएगी, और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को दोबारा ये साबित किया जाएगा कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं और हम हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हम हैं फौज को ललकारने वाले, हम हैं जर्नैलों को हिलाने वाले। ये इस तरह की बातें करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मामलात जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। और मैं अगर कबल अज़ वक्त ये बात नहीं, तो मेरा ख्याल है कि बाद अज़ वक्त भी नहीं है, और ये मुनासिब वक्त है, बात कर देनी चाहिए। मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं और मामलात इनके कंट्रोल में नहीं रहे। ये जो चाहते थे वो नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा कि अवाम, बुनियादी बात अवाम है, और दूसरी बात जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया किसी भी सूरत में इनके किसी गुंडा गर्दी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने कंधे देने के लिए तैयार नहीं है, वो मैनेज होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब हो ये रहा है, अब ऑनरेबल जजेस बंदों को उठाते हैं,
اٹھایا جاتا ہے, بندوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ باتیں کرنی ہے, اور پھر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پہ بیٹھے ہیں اور بڑی گپ شپ لگا رہے ہیں, اور گپ شپ لگانے کے بعد وہ ریکارڈنگ بھی آ جاتی ہے, ریکارڈنگ کے بعد وہ سوشل میڈیا کو ریلیز بھی کر دی جاتی ہے, اور اس میں پھر آنریبل ججز کے نام لیے جاتے ہیں. کتنی اچھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کتنی اچھے طریقے سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہے, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور ڈرائنگ روم بھی ہے, صوفہ بھی ہے, بڑا کمفرٹیبل صوفہ ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا بھی ہے ملزم, اور 21 دن وہ لاپتہ بھی رہا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گپ شپ لگا رہا ہے, چائے بھی پی رہا ہے, بسکٹ بھی کھا رہا ہے, اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ جی فلاں ججز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور فلاں ججز مینیج نہیں ہو رہے, فلاں صاحب بہت اچھے ہیں اور فلاں صاحب بہت اچھے نہیں ہیں. یہ اصل میں سارے کا سارا ایک پرانا اسکرپٹ ہے, ان کا پرانا ذہن ہے, کیا کہنا ہے, گند آلود ذہن کہنا چاہیے, کیونکہ یہ نہ تو جرنیلوں کو معاف کرتے, نہ ہی انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو کبھی معاف کیا, نہ انہوں نے ایسی ملٹری لیڈرشپ جو ان کی بات نہیں مانتی یہ ان کے بھی خلاف ہیں, جو جوڈیشری ان کی بات نہیں مانتی یہ ان کے بھی خلاف ہیں, جو میڈیا ان کی بات نہیں مانتا ان کے بھی خلاف ہیں, جو کالم نویس ان کی بات نہیں مانتے ان کے بھی خلاف ہیں, جو بیوروکریٹس ان کی بات نہیں مانتے ان کے بھی خلاف ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے, کیونکہ یہ جاگیر ہماری ہے, یہ ریاست ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے حکمران ہیں اور ہم حکمران خاندان ہیں. یہ ہے وہ بنیادی بات جو کہ فرسٹریشن کی طرف ان کو اب لے کے جا رہی ہے. اور کل کا بھی جو اجلاس ہو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا, گرفتاری نہیں, ڈسکوالیفیکیشن نہیں, اور کوئی اور حرکت نہیں, اور جماعت پہ پابندی نہیں, یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ جناب سسٹم میں جائیں اور اپنا مقدمہ ثابت کریں, اور عدلیہ ہے اور آپ جانیں اور آپ کا جانے کام, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے ایزیوم کیا ہے, اور یہ کل انہوں نے ایزیوم کیا اس میٹنگ سے کہ جناب باؤ جی حالات خراب ہو گئے ہیں اور ہم نے جو اختیار دیا تھا اس اختیار دینے کا کوئی مزے کا فائدہ نہیں ہو رہا, اور اس اختیار کے بدلے میں ہمیں اقتدار ملنے کے چانسز بہت کم ہیں. اسی لیے جو پوسٹر دکھائے گئے, کیونکہ پہلے بھی روگ آرمی کے اشتہار دکھا چکے ہیں, ان کی پوری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو اور آرمی چیف کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے, پی ٹی آئی کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے, اور کہا جائے کہ یہ جناب فوج کی بھی دشمن جماعت ہے, یہ عدلیہ کی بھی دشمن جماعت ہے, یہ آرمی چیف کی بھی دشمن جماعت ہے, یہ ان کے بڑے عزائم خطرناک ہیں, اگر ان کو اقتدار مل گیا تو یہ آ کے یہ کریں گے. اور ان میں سے ایک اور بات بھی ہے, وہ انشاءاللہ میں کسی مناسب وقت پہ بتا دوں گا, کہ ایک خاص جملہ بولا گیا کہ اگر یہ عمران خان صاحب آ گئے اقتدار میں تو یہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ساری گفتگو ظاہر ہے ابھی تک اس وقت تک بھی مسلم لیگ نواز کے لوگ اگر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک جو سٹنگ ایم این ایز ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جو خالی حلقے ہیں, خاص طور پہ خالی حلقوں کے لوگ, کیونکہ 123 ایم این ایز تو سٹنگ ان کے موجود ہیں, 23 لوٹے جو ہوئے ہیں وہ حلقے خالی ہیں, وہاں پہ ظاہر ہے نئے امیدوار آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے 23 لوٹے جو ہیں وہ تو پیارے ہو گئے ان کو, اور ان کو تو ٹکٹ ملنا نہیں ہے. وہ 23 حلقوں کے ایم این ایز جو ہیں, 23 حلقوں کے جو نمبر 2 پہ آئے تھے مسلم لیگ نواز کے, موسٹ مسلم لیگ نواز کے ہیں ایم این ایز, وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ جناب آپ کے 23 حلقے خالی ہو گئے, ہم آنے کے لیے تیار ہیں, ٹکٹ اگر آپ ہمیں دے دیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 272 حلقوں میں الیکشن ہونا, 272 حلقوں میں الیکشن ہونا, اور 272 حلقوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کے تو 123 ایم این ایز, باقی جو حلقے ہیں اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سٹنگ ایم این ایز کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے کہ ہمیں آپ موقع دیں, ایم پی ایس بھی یہی بات کر رہے ہیں جو نون کے ہیں, اسی لیے یہ بار بار اشتہار دے رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے ٹکٹ لیں ہمارا, بائی ون گیٹ ون فری, ایک ٹکٹ آپ لیں گے 7 والے حلقے کا ٹکٹ فری ملے گا آپ کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی بڑی بمپر آفر کی جا رہی ہیں. بہرحال صورتحال بالکل مختلف نوعیت کی ہے. اب 2 ہی آپشنز ہیں جی, 2 آپشنز ہیں, باقی نیوز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن 2 آپشنز ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ جائیں خیبر پنجاب کا الیکشن شیڈول آ چکا ہے, پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو, لڑیں, جو جیتتا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے پنجاب کا الیکشن. دوسرا خیبر پختونخوا کا بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اکارڈنگلی خیبر پختونخوا کا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ دوسرا آپشن یا تو آپ صوبائی خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن
जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक साथ इलेक्शन हो, फिर कौमी असम्बली तहलील करें, सिंध असम्बली तहलील करें, बलोचिस्तान असम्बली तहलील करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म करेगी, जो भी फैसला करेगी, उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी और ना ही की जा सकती है। ये है बुनियादी बात। अब इनके पास इन्होंने सर जोड़ लिए हैं और इसीलिए अब हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ताज़ा तरीन जो है वो जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा है, वो कहते हैं कि हुकूमत इमरान को पकड़े या बताए कौन सी कुव्वतें रोक रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब आपको पता है कि वफाकी वजीर हैं, मरियम साहिबा के दस्ते रास्त हैं, और मरियम साहिबा के पूछे बगैर वो कोई बात नहीं करते, बल्कि उनके कहने पे वो आते हैं, मैदान में उतरते हैं और अपनी बात करते हैं और एक मैसेज कन्वे करते हैं। खास तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान को पकड़े या बताए कि कौन सी अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें रोक रही हैं। हुकूमत ने सहूलतकारों के नाम ना लिए तो कौम का गुस्सा बढ़ जाएगा। ये अब जावेद लतीफ़ साहब नहीं बल्कि मरियम साहिबा कह रही हैं। मैं जावेद लतीफ़ साहब को क्यों हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, मरियम साहिबा ये बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालतों में पेश हुए बगैर मिनटों में अबूरी जमानतें मिल जाती हैं, लेकिन नवाज शरीफ को वापसी की इजाजत तक नहीं मिल रही। बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर कौन सी कुव्वतें इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दबाव डाल रही हैं। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की इजाजत ये किससे ले रहे हैं? क्या आर्मी चीफ से इजाजत ले रहे हैं या DGISI से इजाजत ले रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, अदालतों का मामला है, नवाज शरीफ साहब का टिकट कटवाएं, वापस आए। हुकूमत आपकी है, हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है, फेडरल में भी और लाहौर में भी। मोहसिन नकवी साहब भी एक्सटेंशन है, मुस्लिम लीग नवाज जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी एक्सटेंशन है मोहसिन नकवी साहब। वो कराची में उतर जाएं, सिंध में उतर सकते हैं, कराची में उतरे नवाज शरीफ साहब, वहां पे जरदारी साहब की कजन की गवर्नमेंट है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। चलें, सिंध भी महफूज है, पंजाब भी महफूज है, इस्लामाबाद तो है ही उनका। तो ये किससे इजाजत मांग रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आने की इजाजत नहीं मिल रही, बताया जाए। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश पर 8 माह से सिविल नाफरमानी हो रही है, उन्हें इदारों से रिलीफ मिल रहा है और दोबारा 2018 वाली फिल्म चल रही है। यानी ये सारे के सारे इल्जाम जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूदा आर्मी चीफ पे लगाए जा रहे हैं और मौजूदा DGISI पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा के कॉम्बिनेशन के साथ बात की थी, आज वही बात की जा रही है। अब ये कह रहे हैं 2018 वाली फिल्म चल रही है, नवाज शरीफ को 3 बार कुर्सी से हटाया गया, उन्हें जहर तक दिया गया, मगर किसी ने मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं की। जावेद लतीफ़ यानी कि मरियम साहबा ने कहा कि हुकूमत इमरान खान को पकड़े या बताए कि कौन सी अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें रोक रही हैं। हुकूमत ने सहूलतकारों के नाम ना लिए तो कौम का गुस्सा बढ़ जाएगा। लीगी रहनुमा ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो वीडियो गुफ्त करते कहा कि साबिक चीफ जस्टिस को की ऑडियो सुनकर पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, गुफ्तगू करे तो इसे गिरफ्तार किया जाता है। जिस तरह इमरान खान के हमलों के बावजूद उन्हें रिलीफ मिल रहा है, इस ऐसे तो फिर कच्चे के इलाकों के डाकुओं और दीगर मुजरमों को भी रिलीफ मिल जाना चाहिए। अब साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की क्या ऑडियो जी, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुत्तों का काम है भौंकना। ये एक पुरानी मिसाल है, 200 साल पुरानी मिसाल है, और संस्कृत में भी बोली जाती है, उर्दू में भी बोली जाती है, फारसी में भी बोली जाती है, मुख्तलिफ ज़बानों में ये बोली जाती है कि कुत्तों का काम भौंकना है और जो राहगीर हैं वो गुजर जाते हैं। और जाहिर है उन्होंने आपस में एक बात की है, दैट्स ऑल, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिंपल, और इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि ये किसके लिए बात हो रही है और खुद ही फिर उस पर शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा ये कहानी शुरू हो चुकी है और मैं पहले दिन से कहता था, हम पहले दिन से कहते थे कि ये काम उल्टा पड़ जाएगा, लेकिन ये काम उल्टा पड़ चुका है। अब देखें हैं जनाब क्या होता है। एक तरफ है उसका घर और एक तरफ है मैकदा, तो मैकदा जाना है या घर जाना है, देखने क्या बनता है। लेकिन मामला अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इससे ज़्यादा इनका टेम्परामेंट नहीं है, इनका टेम्परामेंट लूज कर गया है, शॉर्ट टेम्पर लोग हैं, ये फारिग हो चुके हैं शॉर्ट टेम्पर लोग, और इसीलिए ये सारा कुछ जो कुछ हुआ पकड़ धकड़ ये वो, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।